नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के खास शो द टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के द टॉक टाइम में हमारे मेहमान हैं सीनियर लॉयर और कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा साहब। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच। तनखा साहब को देश की जानी पहचानी हस्ती हैं, सीनियर लॉयर हैं, कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और इस सबसे अलग समाज सेवा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा दायरा है। इसलिए हमने आज उनको बुलाया था। और सर, इन दिनों आप चर्चा में हैं अपनी एक नई डॉक्यूमेंट्री या जिसे बायोपिक कहें, द रेनेसां मैन को लेके। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्री का ख्याल कैसे आया? सबसे पहले तो मैं विस्तार टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग और एडिटिंग में आपका बहुत बड़ा योगदान था। जी सर। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अजय चिटनिस जी, उनकी आपने और आपकी स्टूडियो ने बहुत मदद की, तो उसके लिए धन्यवाद पहले तो सर। दूसरा, ये शुरुआत चिटनिस जी से हुई थी। मैं तो उनको जानता भी नहीं था। लॉर्ड रमी रेंजर नाम के एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी ये बायोपिक कर रहे हैं। बल्कि चिटनिस जी 140-150 बायोपिक कर चुके हैं, राम जेठमलानी और बहुत बड़े लोगों की। तो वो मेरे पास शॉट लेने आए थे फॉर लॉर्ड रमी रेंजर, जो मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। तो बात करते करते वो कहने लगे, तनखा साहब, मेरी बहुत दिली इच्छा थी बहुत सालों से आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की। तो मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी कौन सी बात है जो आप डॉक्यूमेंट्री में बनाओगे जब या उसके लायक समझते हो आप। उन्होंने कहा, आप अपनी कहानी खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आप मुझे एक चांस दो आपकी कहानी बताने की। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। जी सर। एंड नॉर्मली वो अपने बायोपिक 6-7 दिन में बना देते हैं। मेरी बायोपिक बनाने में उनको 6-7 महीने लग गए। सो बड़ा भारी उनका एफर्ट था। उन्होंने पूरे बहुत जगह ट्रैवल भी किया। जब दिल्ली में तो हो ही रही थी शूटिंग, उसके अलावा जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल, इंदौर और कई जगह गए वो। तो सर, जो आपकी बायोपिक हम लोगों ने भोपाल में देखी और जगह जगह उसका प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें एक चीज़ बड़ी निकल के आ रही है कि आपको सब लोग बहुत पसंद करते हैं और उसकी वजह आपका व्यवहार तो है ही, मगर आपका काम है। आपका काम इतना डाइवर्सिफाई है कि आपके दोस्त सभी हर फील्ड में हैं, चाहे लॉ में हम देखें, चाहे जर्नलिज्म में देखें या पॉलिटिक्स में देखें। तो इतना सब एक साथ आप कैसे डील कर पाते हैं तमाम व्यस्तता के बावजूद? दो चीज़ें हैं। एक तो इन माई माइंड आई एम 24/7, जो मेरी वाइफ की भी कंप्लेंट है कि तुम उतना टाइम फैमिली को नहीं देते हो जितना तुम्हें देना चाहिए। बट 24 माइंड इज टिकिंग। अच्छा, दूसरा, दिस टिकिंग इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। माई माइंड इज नॉट टिकिंग फॉर एनी डिस्ट्रक्टिव वर्क। इट्स नॉट टिकिंग कि मैं किसके साथ क्या खराब काम कर सकता हूँ, किसको नीचा दिखा सकता हूँ, किसको गिरा सकता हूँ। इस टिकिंग कि मैं समाज में, देश में, कानून के थ्रू और जो भी काम जहाँ मैं हूँ, मैं किस तरह अपने योगदान से चीज़ों को बेहतर बना पाऊँ। तो हर दिन मेरे लिए एक नया दिन होता है। हर दिन मेरे पास कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। ये तो फिल्म में कुछ स्टोरीज आई हैं, ऐसी मेरे पास सैकड़ों दूसरी स्टोरीज भी हैं जो कि फिल्म का पार्ट नहीं है। तो ऑल आई कैन से दैट, जैसे मैंने फिल्म में बोला कि मेरा जो प्रोफेशन है लॉ, इट्स अ वेरी एम्पावरिंग प्रोफेशन, बहुत आपको शक्ति देता है और उस शक्ति का मैंने प्रयोग किया फॉर सोशल गुड। दिस इज़ माई मैसेज। उस मूवी में दिग्विजय सिंह एक बयान है उनका, उनकी एक बाइट है, बोलते हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि विवेक के साथ बहुत सारे नए लॉयर्स की पूरी एक टीम होती है, बहुत आप नए लोगों को इनकरेज करते हैं। तो ये क्या वजह है कि लोग, मैं यहाँ भी देखता हूँ आपके साथ हमेशा एक यंग लीडर्स या यंग लॉयर्स की टीम आपके आसपास रहती है, जबकि आमतौर पे सीनियर लॉयर्स के साथ होता बहुत कम है। आप कैसे इनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं? मुझे यूथ बहुत पसंद है और मेरे को लगता है यूथ इस देश का भविष्य है। और हम जब खुद सीनियर हो जाते हैं तो हमको यूथ को इनकरेज करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। तो मेरे द्वार उनके लिए ऑलवेज ओपन रहते हैं। आज सुबह से जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से डेलीगेशन आया, दूसरे लॉ कॉलेजेस का डेलीगेशन आया, सिंगल लॉयर्स भी आए, ये पूछने के लिए कि हम आगे कैसे बढ़ें, हमको क्या पाथ ट्रेड करना चाहिए। तो मैं सबको एडवाइस देता हूँ और सबको जेन्युइन एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको
नाम कमाना है, अच्छा करना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो एज आई सेड, यूथ इज़ लुकिंग फॉर एडवाइस, और कोई जेन्युइन एडवाइस देने को तैयार है तो यूथ इज़ हैप्पी टू एसोसिएट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उस पूरी मूवी का जो तकरीबन, सार। हाँ, सार क्या है और जो सबसे अच्छा सीन लगा है वो क्या है, वो कौन सा है? ये आप बताएं। मेरे को तो सब सीन बहुत अच्छे लगे। जी। ये तो जो देखने वाले बताएंगे। वैसा बड़ा कठिन काम था, इतनी तमाम आपकी इतनी लंबी जर्नी में से कुछ खास चीज़ों को चुनना। देखिए, मुझे पहले चिटनी साहब ने बोला था कि ये डॉक्यूमेंट्री 20 मिनट की बनेगी। मैंने कहा ये तो आप प्रोड्यूसर हो, आप जानो। फिर उन्होंने कहा तनखा साहब आपकी इतनी सारी बातें हैं, हम 20 में नहीं 30 मिनट में बनाएंगे। हमने कहा ठीक है 30 मिनट में बनाइए। फिर उन्होंने कहा 40 मिनट बनाएंगे। अल्टीमेटली 65 मिनट की उन्होंने बनाई। उनका कहना था कि हमने करीब 80 घंटे की रिकॉर्डिंग की थी। उसमें 25-30 घंटे तो मेरी रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी, अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग विषयों पे। तो वो ये कहने लगे कि हम, और जिसकी जो एडिटिंग कर रहे थे वो जावेद जी कर रहे थे, आप मिले भी थे उनसे। जावेद जी शायद शाहरुख जी की फिल्म्स की एडिटिंग भी करते हैं। जी जी। तो वो बहुत ही रिनाउंड एडिटर हैं। तो उन्होंने की थी, तो इन्होंने उस पूरे जो एक एमैलगम था 80 घंटे का, उसको कंप्रेस करके 65 मिनट्स में बनाया, जिसमें अलग अलग पहलू भी हैं। नॉर्मली जेठमलानी साहब की जैसे बनी होगी फिल्म, तो वो एज ए लॉयर थी। मेरी फिल्म एज ए लॉयर भी है, एज ए रोटेरियन भी है, एज ए सोशल वर्कर भी है, एज द प्रोपोनेंट ऑफ राहत भी है। मध्य प्रदेश फाउंडेशन में हमने जो बड़े बड़े कार्यक्रम किए, चाहे आपके यहाँ जो वॉर मेमोरियल आया, कैसे आया, जी जी। इंडिया को जब 75,000 करोड़ का डेट रिलीफ मिला था फार्मर्स को 2008 में, वो के उसके पीछे क्या क्या शक्तियाँ थी, क्या क्या बातें थी। CSR इंडिया में कैसे आया, प्लैट इंडिया में कैसे आया, कहीं ना कहीं आई वॉज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। क्या बात है, बहुत सही। सर इतने सारे रोल आप एक साथ करते हो, आप वकील तो है ही, समाज सेवा भी करते हैं एज ए रोटेरियन, और पॉलिटिक्स भी करते हैं, वो भी कांग्रेस की और वो भी राज्यसभा की। तो इन तमाम अलग अलग दायरों में कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं? 24/7। हाँ। जो मैंने बोला, मेरा माइंड 24/7 टिक करता है, और मैं ऑल द टाइम अपने माइंड को एक्टिव रखता हूँ। 2 दिन पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के जो बड़े सीनियर ब्रिटिश पार्लियामेंट के MP हैं, वीरेंद्र शर्मा जी, 5 टर्म MP थे, अब की नहीं लड़े, शायद ऐसा बोला जाता है कि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुत जल्दी आ जाएंगे। जी। वो आए। अब जब कोई आता है तो मैं उनको खाने पे बुलाता हूँ। जब खाने पे बुलाता हूँ तो आगे की बात करता हूँ कि कैसे हाउस ऑफ कॉमन्स और हम लोग मिलके एक नई व्यवस्था के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। लोगों को वो बात पसंद होती है। जी। कपिल सिब्बल जी क्यों कहते हैं मुझे अच्छा, क्योंकि उनके साथ मैंने मिलके बड़े बड़े मुकदमे किए, बड़े बड़े इश्यूज़ को डील किया। अगर जैसे व्यापम था, व्यापम अगर कपिल सिब्बल जी नहीं होते तो व्यापम हो पाता क्या? बिल्कुल है। सबने मिलके किया। तो आई ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क। मैं कोई भी चीज़ अकेले नहीं करता हूँ, और श्रेय भी अकेले नहीं लेता हूँ, पूरी टीम को देता हूँ। क्या बात है। मगर सर आपका सबसे जो अलग हटके काम है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, आप समाज सेवा का बहुत बड़ा काम करते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए बहुत काम करते हैं, तो वो आपके कब क्लिक हुआ कि मुझे इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए? देखिए, ये बड़ी अजीब गरीब बात है। जहन में तो ऑलवेज होगा, क्योंकि जब मैं बहुत यंग था, कॉलेज में था, तब मैं फेट कराता था, और जो पूरा पैसा कलेक्ट होता था, तो 1971 वॉर हुई थी, मैंने पूरा वॉर विडोज़ के लिए दे दिया जाके आर्मी चीफ को, देन जनरल रैना को। तो ये जहन में ऑलवेज था कि मेरे को उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिनको ज़रूरत है। बट जो इसका जो शुरुआत हुई वो 96 में हुई थी। समझिए 1980 से लेकर 96 तक मैं एक प्योर लॉयर था, और पूरा कंसंट्रेशन मेरा प्रोफेशन पे था। जब 96 में मुझे ज़बरदस्ती रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि मेरे पिताजी की एक लेगेसी थी जिसको लोग आगे ले जाना चाहते थे, उसमें जस्टिस गुलाब गुप्ता और बहुत सारे लोगों का हाथ था।
तो मैंने जब बना प्रेसिडेंट तो मैंने सोचा कि मैं जब प्रेसिडेंट बनाऊं तो मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ करूंगा इस साल। तो वो साल रोटरी ईयर बन गया जबलपुर में। नंदता दास, रघुवीर यादव जुलाई में हमारे साथ ग्रीन जबलपुर, क्लीन जबलपुर कैंपेन में चल रहे थे। अगस्त में माधवराव सिंधिया जी पूरे रोटरी को एड्रेस कर रहे थे कि पंगा लेना पड़ेगा अगर ये ज़िंदगी में कुछ करना है। सितंबर में तलत अजीज़ गा रहे थे फॉर ओल्ड एज होम विद द रेड क्रॉस एंड रोटरी। अक्टूबर में आई रिमेंबर आज पूरी आर्मी इकट्ठा हुई एंड हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट ऑनरिंग द आर्मी वेटरन्स जो वहाँ के मेडल होल्डर्स थे, परमवीर चक्र, वीर चक्र। मैं वो सब चीज़ें करता था जो आज मोदी जी करते हैं। मेरे को कभी कभी लगता है ये लोग मुझे कॉपी करते हैं। अच्छा। राहत की शुरुआत भी वहीं से हुई डॉक्टर धीरामानी के साथ जब हम मंडला गए। कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यू जनरेशन उस वक्त मैंने कराई जब 1/3 ऑफ मध्य प्रदेश कैबिनेट हमारे डायस पे थी विद दिग्विजय सिंह जी एंड कमलनाथ। और मैंने जबलपुर के उन सब होनहार लोगों को ऑनर किया जिनसे जबलपुर प्राउड था। उसमें आदेश श्रीवास्तव थे, प्रेम किशन जी थे, डॉक्टर लेखा पाठक थी, वेरी एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट, अपने नायकर साहब थे। के नायकर जी। मैं आई एंडोर्स टैलेंट। मुझे टैलेंट और स्किल्स सेट्स बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप टैलेंट को और स्किल सेट्स को इनकरेज नहीं करोगे, एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा समाज कायम नहीं होता है। सर, आप चूँकि कश्मीरी हैं, आपके पिताजी परिवार कश्मीर से जुड़ा हुआ है जी। और कश्मीर में जो घटना हुई है पहलगांव में, तो उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं एज ए कश्मीरियन? लेट मी टेल यू मेरा कश्मीर से कनेक्शन क्या है। मेरी दादी और जस्टिस संजय कौल जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अभी रिटायर हुए, उनके दादा सगे भाई बहन हैं। अच्छा। और उनके पिताजी सर दया किशन कौल कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। और उनके दूसरे भाई सर हरि कृष्ण कौल पटियाला स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी दादी विवाह होने के बाद बहुत छोटी एज में उन दोनों में शादियां हो जाती थी, रीवा आ गई थी। तो हमारा जो लास्ट कनेक्ट कश्मीर से इस जस्टिस कौल्स फैमिली जी। उनके जो पिता, उनकी जो संपत्ति, उन लोग की जो भी एसेट्स थे वो आज भी हैं। उनका घर श्रीनगर में है और इसी मारे हम लोग कश्मीर से, हमारा एक कश्मीरियत से रिश्ता था, एक नाता था, एक जुड़ाव था। और कश्मीर हम अक्सर जाते थे, पिताजी के साथ भी जाते थे, हाउस बोट्स में रहते थे। जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी, हम उस दिन श्रीनगर की स्ट्रीट्स में हम लोग वॉक कर रहे थे। और मेरे को आज भी याद है, ये मैंने बात पार्लियामेंट में भी बोली जी, कि जिस वक्त नेहरू जी की डेथ की खबर आई कश्मीर में, ऐसा लगा था मातम छा गया है। विद इन सेकेंड्स पूरा कश्मीर बंद हो गया था। ऐसा कश्मीर को लगा कि हमारा, जैसे हमारी सोल आज चली गई है। नेहरू जी को कश्मीर से बहुत प्रेम था, इंदिरा जी को भी बहुत प्रेम था। तो हम लोगों को एक इनहेरेंट प्रेम है कश्मीर से, और वही प्रेम झलकता है जब कश्मीर में कुछ आपदा होती है, विपत्ति आती है। उड़ी में जब आपको याद होगा अर्थक्वेक आया, सबसे पहले तो मैं ही पहुंचा था रोटरी के साथ लाखों रुपयों की सामग्री लेके। और मुझे उस दिन भी याद है कि जब आर्मी के कमांडर ने मुझे बोला था कि तनखा साहब आप तो पहाड़ के ऊपर जाके सामान नहीं बांट पाओगे, हम बांट देंगे। तो हमने सामान उनको हैंडओवर कर दिया, उन्होंने बांट भी दिया होगा। जाते जाते आर्मी के कमांडर ने मुझसे बोला, तनखा साहब अभी तो बहुत कम लोग की डेथ हुई है इस अर्थक्वेक में, मगर विंटर्स आ चुकी हैं। नवंबर था, एंड ऑफ नवंबर, बिगनिंग ऑफ दिसंबर, और अगर हम इनके लिए शेल्टर्स नहीं बनाएंगे, घर टूट चुके थे, तो इस बहुत सारी और मौतें होंगी। मैं दिल्ली पहुंचा, 2006 की बात या 5 की बात है, मुझे याद नहीं सन। 2006 की बात। हाँ, मैं पहुंचा, मैंने सोचा इन सोनिया जी से मैं अपॉइंटमेंट मांगूं। मेरा बहुत ज़्यादा उनसे टच नहीं था, मुशरान साहब के थ्रू पहले होता था, इंडिपेंडेंटली मेरा नहीं था। तो मैंने अपना नाम लिखवा दिया कि मैं मिलना चाहता हूँ। फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे बुला लिया, इट वॉज अ संडे। तो मैं उनके घर गया, तो पूछने लगी, और मैंने रीज़न भी बताया कि मैं कश्मीर से होकर आया हूँ, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कश्मीर से आए हो, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। तो
तो मैंने उनको ये बात बताई कि मेरे को आर्मी कमांडर्स ने बोला है कि वहाँ अगर शेल्टर्स नहीं बनेंगे तो बहुत सारी मौतें हो जाएंगी बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट बाइट, ठंड। तो वो मेरे को सुनती रही, उन्होंने अपना नोट्स बनाती है। मैं चला गया, मेरे को नहीं पता था कि इसके बाद क्या होगा। शाम को मैं न्यूज़ जब सुन रहा था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अनाउंस कर रहे थे कि विद इन 48 आवर्स हम पूरे उस एरिया में इतने सारे शेल्टर्स बनाने वाले हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी बात से हुआ कि उनकी खुद किसी और के माध्यम से हुआ, बट फैक्ट ये है कि आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डू द राइट थिंग। बिल्कुल, मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, मैं कोशिश करता हूँ। तो सर अभी जो कश्मीर में हुआ है, तो आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी घटना है? तकरीबन 2019 के बाद से इतना बड़ा नरसंहार पहली बार हुआ है जहाँ इतने लोगों को मारा गया है और फर्स्ट टाइम टूरिस्ट को मारा गया है, तो इससे बहुत कुछ सिनेरियो बदल गया है। देखिए, बड़ी इसलिए भी हमको लग रही है क्योंकि एक तो बहुत इनोसेंट लोग की डेथ हुई। वो उन बेचारों की क्या गलती थी? किसी का विवाह हुआ था, कोई छुट्टी पे गए थे, बच्चे थे, पूरे देश भर से लोग आए थे। लगभग 2000 लोग थे उस मैदान में, ऐसा बताते हैं। हाँ। मगर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स तो थी, इंटेलिजेंस फेलियर तो था इसमें। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो ये टेररिस्ट ने किया, दे वर ट्राइंग टू डिसरप्ट द पीस ऑफ कश्मीर। कश्मीर की शांति को में विघ्न लगाना चाह रहे थे। अगर हम आज कश्मीर में जो घटना हुई इसको लेके पूरे देश में अगर हम इसको यूज़ करेंगे टू डिवाइड पीपल, आप उनके ट्रैप में फॉल कर रहे हो। ये तो वो चाहते हैं, बिल्कुल, उन्होंने किया ही इसलिए है कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाए और दूसरा कश्मीर पैरालाइज हो जाए। तो क्या आप क्या चाहोगे कि मेरा ओपिनियन ये है कि अगर थोड़ी भी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और समझदार गवर्नमेंट है, जल्द से जल्द कश्मीर को रिस्टोर करो टू इट्स नॉर्मेलिटी। तो रियल नॉर्मेलिटी उस दिन आएगी जब कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। मैं तो कहता था, पार्लियामेंट में मैंने स्पीचेस में बोला कि आपकी ये नॉर्मेलिटी इज सिक्योरिटी फोर्सेस की नॉर्मेलिटी। रियल नॉर्मेलिटी होगी जिस दिन कश्मीरी पंडित जाके वहाँ रह सकेगा। वो तो आज तक नहीं हो पाया। सर, धारा 370 के बाद से कुछ बड़ा बदलाव आया है आपकी नज़र में? नहीं, बड़ा बदलाव ये आया कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह को पोजीशन करके उनको और एक इंडिया से सबको परमिट किया कि तुम भी जाके वहाँ काम कर सकते हो। बट इन फैक्ट कुछ हुआ नहीं है ग्राउंड पे। कौन इंडस्ट्रीज वहाँ गया जिसने अपनी फैक्ट्री सेटअप की है जी? कौन व्यक्ति, आपने जाके कोई ज़मीन खरीदी कश्मीर में? जब मैंने जाके खरीदी है, अभी भी हमको लगता है कि हम खरीद के करेंगे क्या अगर ऑलवेज डर का एक वातावरण रहेगा या भय का होगा, डर तो नहीं, भय, तो इंसान थोड़ी जाता है, इन्वेस्ट क्यों करेगा? सर, आपकी नज़र में क्या लगता है सरकार को भी क्या कदम उठाने चाहिए इस घटना के बाद? देखिए, सबसे पहले कश्मीर को नॉर्मलाइज करिए और उसके साथ उन लोगों को ढूंढ के उनको अच्छे से पनिश करिए और उनके मास्टर्स को पनिश करिए जिन्होंने ये घटना उनके माध्यम से कराई है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये रिवेंज नहीं है, ये जस्टिस है। रिवेंज तो होता है जब आप जस्टिस के बियॉन्ड, मैं तो इसको जस्टिस की बात कर रहा हूँ। सरकार ने सर जो कूटनीतिक कदम उठाए हैं, पानी बंद करना या उनके जो उच्चायोग के लोगों को वापस भेजना, वीज़ा कैंसिल करना, तो उस सब से को किस नज़र से देखते हैं? क्या पर्याप्त है? नहीं, ये हमारे तरफ से सरकार ने प्रेशर डाला उन पर कि अगर आप बिहेव नहीं करोगे, आप इस प्रकार से टेररिज्म यहाँ कराते रहोगे, तो हम भी आपको परेशान कर सकते हैं, हम भी आपको दुखी कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया था इंडिया ने दुखी आपको, इसका मतलब ये हमारा बड़प्पन था, ये हमारी कमज़ोरी नहीं थी। तो वो आप हमारी बड़प्पन को आप हमारी कमज़ोरी समझ बैठे। तो सरकार ने ये जो स्टेप्स लिए, इस पर तो हम सब सरकार के साथ हैं। देखिए, सिक्योरिटी में देयर इज़ नो डिवीजन। बिल्कुल, सिक्योरिटी मैटर्स में हम लोग सब एक हैं, चाहे किसी भी पार्टी का कोई ना हो। और बट कश्मीर में जल्द से जल्द आप रिस्टोर करिए नॉर्मेलिटी जितनी भी हो सकती है। टूरिज़्म को रीबिगिन करिए जिससे कि टूरिज़्म स्टार्ट हो, क्योंकि उनका लाइवलीहुड टूरिज़्म है। बिल्कुल, आप उनकी लाइवलीहुड ख़त्म कर दोगे तो वो नॉर्मल कैसे होंगे? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? खान पान कैसे होगा? रहन सहन कैसे होगा? तो हमको उनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल, और जल्द से जल्द इंडिया को और कश्मीर को नॉर्मल करो और उनको सबक सिखाओ। चलिए,
बहुत सही साहब। तो सर बहुत बहुत गंभीर बात कही कि नॉर्मलसी की जाए, सबक सिखाया जाए और उनके ट्रैप पे नहीं फंसना। हमको हिंदू मुसलमानों में बंटना नहीं है जैसे कि वो बांटने की कोशिश की है। ब्रजेश जी, जस्ट रिमेंबर वन इंसिडेंट, 7/11 कितनी बड़ी घटना थी। बिल्कुल सर। ट्विन टावर्स ऐसे गिरे थे, गिर गया था। कितनों की डेथ हुई थी। कुछ बताएं सर, 1000 से ज़्यादा लोग। अमेरिका ने उसके बाद क्या किया, चेस्ट थम्पिंग नहीं की, हाँ, पाकिस्तान से निश्चय निकाल किया दिया। कि हम उनको ओसामा को ढूंढ के लाएंगे। 2 साल लगे और उनको पता था कि ओसामा पाकिस्तान में छुपा है। उन्होंने पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं की, पाकिस्तान से पूछा भी नहीं, जाके मार के आए। बहुत सही। तो ये उम्मीद हम भारत सरकार से करते हैं। सर आपको आपकी डॉक्यूमेंट्री बायोपिक के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत चर्चा बटोर रही है, जो भी उसको देख रहा है आपसे बहुत इंस्पायर हो रहा है और उसकी बहुत तारीफ कर रहा है। तो सर हम विस्तार न्यूज़ की तरफ से उस डॉक्यूमेंट्री को और आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि अगली दफ़ा फिर यहाँ आए और आपसे ऐसी लंबी लंबी बातें करें। थैंक यू। तो ये थे विवेक तनखा साहब जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात की, जो इन दिनों बहुत चर्चा बटोर रही है। उसके अलावा कश्मीर में बहुत सारी बात की और सरकार को क्या करना चाहिए इस पर भी बात की। मगर एक उन्होंने अच्छी बात ये भी कही कि हमको जो वक्त मिला है, जो ज़िंदगी मिली है, तो गरीब, बेसहारा या स्पेशल चाइल्ड्स के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमको लंबे समय तक याद करें। तो इस बार द टॉक टाइम बस इतना ही। अगली बार किसी और ऐसी ही शख्सियत से आपका मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।